सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पूरा देश पिछले 15-16 दिन से सिर्फ एक बात पूछ रहा था कि आखिर पहलगाम हमले का बदला कब लिया जाएगा, कब होगा और हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस वक्त यह अटैक हुआ या तो आप सो रहे थे या उसके बाद ऑफिस में थे, बाहर थे। एक एक अपडेट, एक एक इनसाइड स्टोरी, एक एक फ्रेम से ये 3 आतंकी जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, हाफिज सईद, सलाउद्दीन और मसूद अजहर, इन तीनों के ठिकाने तबाह हो गए। इनमें से कितने जिंदा हैं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन ऑपरेशन कैसा हुआ ये देखिए। ये भारत के रफाल रात के अंधेरे में उड़ान भरा है। रात के अंधेरे में एक के बाद एक रफाल ने टेक ऑफ किया। पहले उसके बाद रफाल था आसमान में, भारत के आसमान में, और उसके बाद रफाल ने एक के बाद एक मिसाइल फायर करनी शुरू की। कुछ इस तरह रफाल ने मिसाइल फायर की और उसके बाद पाकिस्तान में आतिशबाजी शुरू हो गई। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों के ठिकाने पर मिसाइल आकर गिरी। उसके बाद की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखकर एहसास हो रहा है भारत ने इजराइल स्टाइल में बदला लिया है। इजराइल स्टाइल में जवाब दिया है। ऐसे गोले आपने हमास के आतंकियों पर जब दागे गए थे उस वक्त देखे हो। और इसके बाद अगली तस्वीर देखिए। एम्बुलेंस की लाइन लग गई, क्योंकि एक के बाद एक 24 हमले हुए थे, 24 रॉकेट दागे गए। पाकिस्तान में चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाज और एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहा था। और भारत ने रात के अंधेरे में जवाब दे दिया था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग चलनी शुरू हुई कि हमला हो गया है। भारत ने एक के बाद एक 24 मिसाइलें दाग दी हैं। भावलपुर में भी 4 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। फैसलाबाद में जंगी तैयारी की परवाजें, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। भावलपुर का इलाका है चौका, तो यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे किए गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियां, पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाकों में भी धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों के बाद मुजफ्फराबाद में पावर ब्लैकआउट कर दिया गया है। भावलपुर में भी तो पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे
और भारत में भी धमाके हो रहे थे, लेकिन ये वाले भारत में जश्न मनना शुरू हो गया, आतिशबाजी हो रही थी, लोग पटाखे फोड़ रहे थे कि ले लिया बदला। जब लोग सुबह उठे और उन्हें पता चला, फिर खुशी का आलम यह था कि आरती शुरू हो गई, पूजा शुरू हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भव्य आरती। और लोगों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। देखिए, दिन में फिर लोगों ने दिवाली मनानी शुरू की। जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग खुशी का इजहार करने लगे। तो भारत ने 9 ठिकानों पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक किया। आपको बताऊं ये 9 ठिकाने कौन से हैं, किस किस के अड्डे थे। ये पाकिस्तान का नक्शा आ गया। पाकिस्तान में पहला स्ट्राइक जो हिट की है वो मुरिदके में की है। मुरिदके के मरकज़े तैयबा कैंप में यहां कसाब और हेडली की ट्रेनिंग हुई थी। दूसरा भारत का अटैक था मुजफ्फराबाद में, यह भी पीओके में आता है, सवाई नाला पर। यह लश्कर का ट्रेनिंग कैंप था। तीसरा अटैक मस्जिद सुभान अल्लाह, यह जैश का हेडक्वार्टर था। देखिए, ये आतंकी जो अपने हेडक्वार्टर और कैंप बनाते हैं, ये मस्जिद और मदरसों की आड़ में ही बनाते हैं। ये टेरर कैंप के नाम सर कैंप नहीं चला सकते। मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप, ये जंगल सवाईवल ट्रेनिंग कैंप था। कोटली में गुलपुर कैंप, ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप था, 5वां। छठा देखिए जो अटैक हुआ भिंबर में, यह बरनाला कैंप था, यहां हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। 7वां कोटली में हुआ अब्बास कैंप, यहां फिदाइन ट्रेनिंग दी जाती। जो 8वां अटैक हुआ वो सियालकोट में हुआ, सर्जल कैंप, यह भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। और 9वां जो अटैक हुआ ये महमूना जोया कैंप, सियालकोट में पठानकोट हमले की प्लानिंग यहां हुई थी। तो भारत ने 9 जगह पर 24 धमाके किए। सोचिए, 15 दिन से जिन लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था कि जवाब दिया जाए, जवाब जल्द से जल्द दिया जाए, जब उन्हें खबर मिली तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए जरा। ने कहा था कि बब्बर शेर बिठा रखा है दिल्ली के सिंहासन पे। आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माओं को विश्वास दिला दिया कि मेरा रक्षक हिंदुस्तान में मोदी बैठा हुआ है। घर पे घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की धरती में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारत माता की जय, भारत माता की। मोदी जी नहीं, एक सच्चा सिपाही देश का सिपाही है जो आज बदला लिया है आतंकवादियों को मिट्टी में मिला के। लेकिन ये अभी पत्रकार महोदय ट्रेलर है, पिक्चर तो अब शुरू होगी। आज पूरे हिंदुस्तानी 150 करोड़ हिंदुस्तानी खुश है और पाकिस्तान की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत 70 सालों में करी है, इंसानियत को शर्मसार करा है, मजहब को शर्मसार करा है और हमारे इस्लाम को शर्मसार करा है। हम चाहते हैं पाकिस्तान नष्ट नाबूद हो, पाकिस्तान बर्बाद हो। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। पाकिस्तान सुधर जा, ये तो टेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। सुधर जा, अपने औकात में आ जा पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अगर वो कुछ भी इस तरीके का गलत काम करेगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा और उसे खत्म करके ही मानेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों पर अटैक किया गया। यह टारगेटेड अटैक था। सबसे पहले मैं आपको मसूद अजहर के ठिकाने पर लिए चलता हूं। सवाल उठ रहा है, मसूद अजहर जिंदा है या फिर मार दिया गया? यह आप देख रहे हैं, यह बहावलपुर की तस्वीर है। बहावलपुर में यही ट्रेनिंग कैंप, यही आतंकियों को ट्रेंड किया जाता था। यह मसूद अजहर का अड्डा बहावलपुर में था। इस पर टारगेट किया है भारतीय सेना ने, इसे खत्म किया है।
तस्वीर दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए कैसे टारगेट किया इस बहावलपुर को। ये आप देख रहे हैं, ये जैश के पूरे कैंप को टारगेट किया गया। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है बहुत से, लगभग बताया जाता है ये 200 से 300 एकड़ में था जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का बहावलपुर का हेडक्वार्टर। अब देखिए इसे सेना ने कैसे गिराया, ये टारगेट सेट किया और ये बहावलपुर में एक के बाद एक 4 मिसाइल आकर गिरी हैं और मसूद अजहर का अड्डा तबाह। अब जरा देखिए तबाही के बाद की तस्वीर दिखा रहा हूं। मसूद अजहर का यही वो कैंप था बहावलपुर में जिस पर सेना ने मिसाइल फायर की और अंदर की हालत देखिए, परखच्चे उड़ गए, छतों में छेद हो गए, नेस्तनाबूद हो गया है पूरा ये कैंप। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, कैंप पहले कैसा दिखता था, ये पहले की तस्वीर है, और उसके बाद मिसाइल दागे जाने के बाद देखिए उजड़ गया है, खत्म और तबाह हो गया है। दोनों तस्वीरों से, पहले और बाद की तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा यहां क्या होता था, कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता था, माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जाता था, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद भारत के खिलाफ हथियार उठाकर या कभी पाकिस्तान के अंदर ही बम बांधकर फट जाने की ट्रेनिंग। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, आपको अंदाजा होगा कि मसूद अजहर को कैसा जवाब दिया है भारत ने। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां हमला होने के बाद जनाजे उठने शुरू हुए, ताबूतों के ढेर लगे, पाकिस्तानी सेना अपने कंधों पर उठाए हुए ताबूत। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जो मारे गए हैं उनके लिए जनाजे की नमाज हो रही है और दिलचस्प ये पाकिस्तानी सेना खुद ताबूत उठा रही है। अब सवाल ये है कि क्या मसूद अजहर जिंदा है या ये भी मार दिया गया, इसका परिवार पूरा खत्म हो गया इस हमले में। मसूद अजहर का हुआ क्या? भारत ने आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों पर हमला किया। बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर में 4 मिसाइलें दागी गई। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है यहां। भारत के हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। मसूद अजहर के परिवार समेत 14 लोग मार दिए गए। मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसका पति, मसूद का भतीजा, उसकी पत्नी, एक भतीजी की मौत हो गई। हमले में मसूद अजहर के 4 करीबी आतंकी भी मारे गए। सवाल है, क्या हमले में मसूद अजहर भी मार दिया गया है? क्या हमले के वक्त मसूद अजहर उस हेडक्वार्टर में मौजूद था? मसूद के परिवार के 10 करीबी लोग मारे गए। ऐसे में मसूद अजहर के मारे जाने की भी आशंका है। हमले के बाद से मसूद अजहर कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। आतंकियों के जनाजे में भी मसूद अजहर नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया पर मसूद की तरफ से जारी एक बयान जरूर चल रहा है, वो मसूद का है या उसके नाम से जारी किया गया, जिसमें लिखा है, हमले से मसूद अजहर बहुत दुखी है। मसूद ने परिवार के लोगों के मारे जाने पर कहा है, अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मारा जाता। सवाल है कि कहीं पाक सेना और आईएसआई मसूद की मौत को छुपा तो नहीं रही है, इसलिए मसूद अजहर की तरफ से बयान जारी कर दिखाया जा रहा है। अब आपको सुनवाता हूं, बहुत से लोगों को यह शक शुबा हो सकता है कि मसूद का ठिकाना था या नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो पाकिस्तानी को ही सुनिए जो बता रहा है कि मसूद के ठिकाने पर ही, मसूद अजहर के ठिकाने पर ही भारत ने मिसाइल दागी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ? मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर, 4 मिसाइल मारे गए हैं। तो मसूद अजहर पर सुन लिया पाकिस्तानी का बयान। अब हाफिज सईद कहां है? हाफिज सईद के ठिकाने पर भी हमला हुआ। यह है मुरीदके में हाफिज सईद का अड्डा, लश्कर का अड्डा, जमात उद दावा का अड्डा, उन्हें टारगेट किया गया है। और
हाफिज सईद यहां था या नहीं यह जानकारी नहीं है। अगली तस्वीर देखिए कैसे सेना ने टारगेट सेट किया और एक के बाद एक टारगेट हिट किए। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ये हाफिज सईद के ठिकानों पर हिट हुआ है। ये दूसरा टारगेट हिट हुआ है और एक के बाद एक कई टारगेट, लगभग 4 टारगेट हिट किए गए। अगली तस्वीर देखिए हाफिज सईद के अड्डे पर जब धमाका हुआ उसके बाद की तस्वीर है जब रफाल ने मिसाइल दागी है, पूरा ठिकाना तबाह हो गया। अब जरा हाफिज सईद के उस कैंप की हालत देख लीजिए जरा। यहीं कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, यहीं पर कसाब ने ट्रेनिंग ली थी। भारत आया, यहां सूली पर टांग दिया गया और अब उस कैंप को तबाह कर दिया गया है। उस कैंप को पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया गया। किसी लायक रहा नहीं ये ढांचा जहां ट्रेनिंग हुआ करती थी। और यहां हमले के बाद देखिए जरा, यहां भी आतंकियों का जनाजा उठने लगा। ताबूत में उनकी बॉडीज जा रही हैं। अब सवाल यह है कि मसूद अजहर जैसा सवाल कि हाफिज सईद का क्या हुआ। हाफिज सईद जिंदा है या मुर्दा? भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें आतंकी हाफिज सईद के 3 ठिकाने शामिल हैं। भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की। दावा है कि हमले में लश्कर के 5 टॉप कमांडर मारे गए। इसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान भी शामिल था। खबर है कि हाफिज का बेटा तलहा सईद यहीं से आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। सवाल है कि हाफिज का बेटा तलहा सईद मार दिया गया। हमले के बाद से हाफिज सईद और उसका बेटा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में लश्कर का टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ शामिल हुआ है। इस दौरान सेना और पुलिस के अधिकारी भी खड़े नजर आए। सवाल है कि भारत के हमले में कोई बड़ा आतंकी मारा गया है क्या हाफिज सईद या उसके बेटे का भी काम तमाम हो गया है? वैसे भी पाकिस्तान इनकी मौत के सच को दुनिया को नहीं बताएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में छिपा रखा था और मानने को तैयार नहीं। अमेरिका अगर अटैक नहीं करता तो दुनिया भी नहीं जानती। सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे देख रहे थे। जैसे ही पीएम मोदी को पता चला, सुबह हुई, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री का काफिला सीधे पहुंचा राष्ट्रपति भवन। प्रधानमंत्री इस बात की जानकारी देने के लिए पहुंचे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होती हैं।
उनको इस बात की जानकारी दी कि ऑपरेशन सफल रहा, आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक ली, कैबिनेट में अपने मंत्रिमंडल से इस पे बात की। ये कैबिनेट की तस्वीरें सामने आई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, खुद प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर, विदेश मंत्री बैठे थे। पूरी कैबिनेट प्रधानमंत्री की मौजूद थी इस दौरान। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह, और बहुत कम लोग जानते हैं, कि जिस वक्त एक के बाद एक 9 ठिकानों पर अटैक हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव ये सब कुछ देख रहे थे। प्रधानमंत्री को ऑपरेशन की एक एक जानकारी थी कि क्या हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, कब हो रहा है। कल देर रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पीएम मोदी पूरे हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। ऑपरेशन की शुरुआत से ही रात भर मॉनिटरिंग करते रहे। 7 लोक कल्याण मार्ग से प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए थे। हमले की रणनीति तय होने के बाद एक्शन पर नजर थी। एनएसए अजीत डोभाल पीएम को लगातार अपडेट कर रहे थे। पहलगाम हमले के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, आपको याद होगा। वहां से लौटते ही पीएम ने लगातार बैठकें ली, एक्शन में आ गए। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने बैठक ली, सीडीएस वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों से लगातार जानकारी ली, फिर नौसेना, सेना, वायुसेना के प्रमुखों से भी कई दौर की बातचीत की। हमले की रणनीति तय होने के बाद एक्शन की बारी थी। पीएम मोदी इसके लिए पल पल की अपडेट ले रहे थे। हमले के बाद पीएम ने लगातार बैठकें की। कैबिनेट की बैठक में मोदी ने हमले की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, एकदम सटीक हमला यह होना ही था। ऑपरेशन बिल्कुल योजना के अनुसार ही किया गया है, इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है। सेना ने विस्तृत तैयारियों का सख्ती से पालन किया है और एकदम सटीकता के साथ मिशन को अंजाम दिया है। पीएम ने क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे का अपना दौरा भी रद्द कर दिया है। यानी पीएम मोदी को सब पता था और वो सब देख रहे थे। अब उनको सुनवाने जा रहा हूं जिनके दिलों में असली खुशी हुई है। वो परिवार जिन्होंने अपनों को पहलगाम में खोया है। जब उन्हें पता चला कि भारत ने बदला ले लिया है, उन आतंकियों को ठोक दिया है पाकिस्तान में, तो उस परिवार की प्रतिक्रिया सुनिए जरा। मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। इतना कोइंसिडेंस है, देखिए मंगलवार के दिन ही वो इंसिडेंट हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मंगलवार को ही शुरू हुआ है। जो स्टेप लिए हैं वो बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं और सरकार को यही गुजारिश करूंगी कि जो शुरू किए हैं वो पूरा खत्म करें। आतंकराज पूरा खत्म करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया, तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया। अब आपको बताने जा रहा हूं, परिवारों को आपने सुन लिया, उनको तसल्ली और राहत है कि उन्हें इंसाफ मिला है। लेकिन भारतीय सेना ने सिर्फ, शुरू में मैंने आपको हाफिज सईद और मसूद अजहर दिखाया, सैयद सलाउद्दीन के ठिकाने पर भी अटैक किया है। ये वो सारे ठिकाने आप देख रहे हैं, भीमबेर, और अगला ठिकाना आप देख रहे हैं कोटली, जहां अटैक हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अटैक हुआ। 5 नीचे और ऊपर 4 आपको नजर आ रहे हैं। पहला अटैक देखिए, जाकर मिसाइल नीचे गिरी और धमाका हुआ है। दूसरा आपको नजर आ रहा है अटैक। तीसरा आपको नजर आ रहा है मिसाइल गिर रही है भीमबेर में। और सवाई नल्ला, सरजाल, महमूना जोया, टेरर कैंप, मरकज तैयबा, ये सारे अटैक, 9 अटैक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन अलग अलग जगहों पर ये 9 अटैक हुए हैं। अब आपको बताऊं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, क्या हुआ, किस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ,
कैसे मिसाइल दागी गई, क्या भारत का जो रफाल था वो सीमा पार करके गया? देखिए, सबसे पहले रफाल आ रहा है आपको बताने के लिए खुद कि आखिर हुआ कैसे। रफाल फाइटर के जरिए एक के बाद एक अटैक हुए। अब अटैक कब शुरू हुआ? आधी रात, वक्त था रात के 1:05 पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक हुई। हमले के लिए 9 आतंकी ठिकानों को चुना गया था। 9 टारगेट्स, आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। एयरफोर्स ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक घुसकर हमला किया है, यानी फाइटर अंदर नहीं गया, लेकिन 100 किलोमीटर अंदर तक हमला हुआ है अपनी सीमा में रहकर। हमले में आर्मी और नेवी का भी सपोर्ट लिया गया। ऑपरेशन में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया, एक समन्वय, और भारतीय वायुसेना ने हमले के लिए शक्तिशाली रफाल को चुना। भारतीय सेना ने रफाल से स्कैल्प मिसाइल दागी। आतंकी ठिकाने तबाह करने के लिए हैमर बम का भी इस्तेमाल किया गया। रात 1:05 पर भारतीय सेना ने हमला किया पहला। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से 24 मिसाइल हमले की बात खुद कबूली है। भारत में बैठकर ही पाकिस्तान के टारगेट पर यह निशाना लगाया गया। जैश और लश्कर के आतंकियों को टारगेट किया गया। करीब सोचिए 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान के सारे टारगेट्स तबाह कर दिए गए। भारत की कार्रवाई में करीब 70 से 100 आतंकी मारे गए हैं और पाकिस्तान को इस बार ऐसा जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच पाएगा। और यह ऐसा जवाब है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, जो जिल्लत झेलनी पड़ेगी, वो भी दुनिया को पता चलेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे विक्रम मिस्री। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जो लोगों की कल्पना से भी परे था कि एक ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम आया कैसे? क्या वजह थी कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया? किसने यह नाम दिया जो लोगों के जज्बातों और दिलों तक को छू गया? भारत ने जवाबी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने सेना को ऑपरेशन के लिए यह नाम सुझाया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, यह नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था। यह तो होना ही था। दरअसल सिंदूर एक महिला के लिए बहुत मायने रखता है। यह उसके सुहाग की निशानी होती है। आतंकियों ने जिस तरह से महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने उसका करारा जवाब दिया। यह भारत की नारी शक्ति के सम्मान और सुरक्षा का भी प्रतीक है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं जब उन्हें पता चला सुबह कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट बना है। क्या कह रहे हैं? पूरे देश की जो भावना है वो विजय की भावना है। बहुप्रतीक्षित था, सबको पता था मोदी जी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। एक सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज आतंकवादियों को और उनके आकाओं को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उन्होंने नाम पूछ पूछ के मासूमों को मारा था। आज उनका नाम लेने वाला भी कोई बचा नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जाके मोदी को बता देना। आज मोदी ने बता दिया। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है।
जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसा आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। और आइए अब आपको बताऊं, भारत ने जो बदला लिया है ये किसी एक आतंकी हमले का बदला नहीं है, ये देश में अब तक हुए कई बड़े आतंकी हमलों का बदला एक साथ पीएम मोदी ने लिया है। ये तस्वीर पार्लियामेंट अटैक किया मैं आपको दिखा रहा हूं, 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ उस वक्त की तस्वीर है। ये सेना ने वीडियो जारी किया है, आर्मी ने वीडियो जारी किया है। तो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, सोचिए 2001 से लेकर पार्लियामेंट अटैक से पहलगाम अटैक तक का बदला लिया गया। कौन कौन से आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सारे हमले बदला है। सबसे पहले देखिए, हाफिज सईद का लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। भारतीय सेना ने हाफिज के 3 ठिकाने तबाह किए। मुरीद के सवाई नल्ला मरकज अहले हदीस शामिल है इसमें। मुरीद के कैंप को लश्कर का वैचारिक और सैन्य केंद्र माना जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से इसकी दूरी है 30 किलोमीटर। बरनाला और सवाई नल्ला के ठिकानों पर ट्रेनिंग दी जाती थी और आतंकियों को हथियार, ड्रोन और आईडी की ट्रेनिंग यहीं दी जाती थी। हाफिज सईद ने मुंबई में 26/11 का हमला यहीं प्लान किया। 2023 में हाफिज की गिरफ्तारी के बाद बेटा तलहा यहां की कमान संभाल रहा था। हमले के बाद हाफिज का पूरा नेटवर्क तबाह हो गया है। नए आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग का आधार खत्म हो गया है। दूसरा बड़ा आतंकी जिसके ठिकाने तबाह किए गए हैं वो है मसूद अजहर। इसमें सरजाल बिलाल कैंप में आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए हैं। बहावलपुर में जैश का सबसे बड़ा ऑपरेशनल हब था। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और बहावलपुर में बीते 3 दशक से आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी जा रही थी। मसूद अजहर खुद यहां उन्माद फैलाने वाले भाषण देता था। मसूद अजहर ने बड़े आतंकी हमलों की साजिश यहां से रची। 2001 के संसद हमला, 2019 के पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला करवाया इसने। जैश का मुख्यालय ध्वस्त होने से आतंकियों की भर्ती रुक जाएगी। तीसरा आतंकी सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का आका, सियालकोट में हिजबुल का आतंकी कैंप तबाह किया गया। कोटली और राहिल शाहिद जैसे आतंकियों के बेस कैंप ध्वस्त किए गए। हिजबुल के अधिकतर ठिकाने एलओसी से 10-15 किलोमीटर की दूरी में। सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीर घाटी में आतंक को बढ़ावा दिया था। हिजबुल के कैंप तबाह होने से आतंकियों की घुसपैठ रुकेगी। नए आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग कैंप पर भी रोक लगेगी। यह किया है भारत ने जवाबी कार्रवाई में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, पाकिस्तान में जो पेशावर एयरपोर्ट पर लोग मौजूद थे, एक साथ सारे आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए, तो उनकी दहशत सुनिए, आपको अंदाजा होगा। जब आए तो सारी दिन और रात जब गुजरा तो इंडिया ने बहुत गलत हमला कर दिया हमारे ऊपर और जुल्म किया। उस वजह से फ्लाइटें बंद हो गई और अब फिर जलील हो रहे हैं और अब वापस जा रहे हैं। तो इंडिया वालों ने बहुत गलत किया हमारे साथ। मैं जद्दे से आ रहा था इस्लामाबाद से जा रहा था हज़ारा बड़ाग्राम। जब वहाँ से आया तो इस्लामाबाद अगर गरीब जब होगा आधा घंटा फ्लाइट उतरने वाला था, तो वहाँ कोई हंगामी को मसला बना, उसने वापस कर दिया तो कराची भी उतारा। 2-3 घंटा वहाँ बैठाया हुआ था हम लोगों को, तो वो कह रहा था जहाज़ आ रहा है या कोई और बंदोबस्त कर रहा है आपको लोगों के लिए। जब बाहर निकाल दिया तो उस टाइम लगा दिया, तो कह रहा है इधर इंतज़ार करो, सामान ले लो, निकल जाएगा वापस, फिर चला जाएगा, कोई इंतजाम कर लाए। जब उधर से निकाला कह रहा गेट से बाहर निकल जाओ। अब आपको बताऊं, पाकिस्तान में तो दहशत थी, लेकिन सोचिए पूरी दुनिया क्या सोच रही थी। पूरी दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि भारत ने अटैक कर दिया है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it.
I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time, you know. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उन्हें पता था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो शांति की बात भी कर रहे हैं। अब देखिए, दुनिया को पता चला कि भारत ने बदला ले लिया है, भारत ने करारा जवाब दे दिया है। अब भारत पुराना वाला भारत नहीं, जरा सा भारत को सुई चुभोगे तो इस तरह से मिसाइल गिरेंगी। अमेरिका को पता चला तो ट्रंप ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो बढ़ा है ये शर्मनाक है। लोगों को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। हम इस तनाव का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। इजराइल ने कहा भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का हक का हम समर्थन करते हैं। आतंकियों को पता होना चाहिए कि छिपने की कोई जगह नहीं है, वो कहीं नहीं बच पाएंगे और भारत ने जो किया है वो सही किया है। कतर कह रहा है भारत पाकिस्तान मिलकर तनाव को कम करें, इस मामले को कूटनीतिक तरीके से हल किया जाए। चीन ने कहा हमें भारत की सैन्य कार्रवाई खेदजनक लगी है। देखिए, दोस्त को ज्यादा खराब लग रहा है क्योंकि आतंकियों को बचाने वालों में भी ये शामिल है। मसूद अजहर को आतंकी घोषित ना किया जाए, चीन उस पर वीटो लगाता रहा। चीन ने कहा भारत पाकिस्तान पड़ोसी हैं, दोनों हमारे भी पड़ोसी हैं, इसलिए हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों पक्षों से शांति और संयम बरतने की अपील करते हैं। पुतिन, रूस कह रहा है हम भारत की आतंक विरोधी नीति का समर्थन करते हैं, हम भारत की आंतरिक आतंक विरोधी नीति के साथ हैं, दोनों देशों से संयम की अपील करते हैं। भारतीय हमलों से एक व्यापक युद्ध की आशंका है। तुर्की कह रहा है हम ऐसे भड़काऊ कदमों और हमलों की निंदा करते हैं। फ्रांस ने कहा हम आतंक से मजबूती से लड़ने में भारत की इच्छा समझते हैं, लेकिन दोनों देशों से तनाव बढ़ाने से बचने को कहा है। नागरिकों की रक्षा के लिए दोनों देश संयम बरतें। तो ये सभी दुनिया के देशों को जब जानकारी मिली तो वहां से ये प्रतिक्रियाएं सामने आई। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दुनिया के नेता। अभी पता चला है कि भारत ने पाकिस्तान में हमला किया है, ये शर्मनाक है। शायद कुछ लोगों को पहले ही कुछ बड़ा होने का अंदाजा था, क्योंकि दोनों देश लंबे वक्त से लड़ रहे हैं, दशकों से। मुझे बस उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। यह भारत की ओर से बाकी दुनिया के लिए एक साफ संदेश है। आपके मित्र इजराइल की ओर से भी आतंकवादियों को संदेश भेजना जरूरी है। ये आत्मरक्षा का कार्य था और मुझे इस ऑपरेशन पर बहुत गर्व है। मोदी जी ने जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, उसने भी मेरे दिल को छू लिया है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर कैसे बनाया गया, कैसे प्लान किया गया, कैसे किया जाना है। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की तैयारी दरअसल शुरू हो गई थी। 26/11 अटैक के बाद आम नागरिकों पर यह सबसे बड़ा हमला हुआ था भारत में। प्रधानमंत्री ने कल्पना से परे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी थी। दरअसल रॉ ने पाकिस्तान के 21 टारगेट्स की लिस्ट बनाई थी। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। इसमें 9 टारगेट को सेना ने हमले के लिए चुना, 21 में से 9। 3 मई को पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग थी। सोचिए, पाकिस्तान के कुछ नेता कह रहे थे 3-4 मई को हमला होगा। 3 मई की प्लानिंग थी भारत की। हमले के 11वें दिन 3 मई को दिल्ली में मीटिंग हुई। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। इसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया। इसी दिन प्लानिंग में शामिल अफसर साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। 5 मई को हमले का प्लान पीएम मोदी को दिखाया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन का प्लान पर पीएम की सहमति ली, मंजूरी ली। इसी दिन पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दी गई। हमले में शामिल टीम उसके बाद साउथ ब्लॉक में ही शिफ्ट हो गई। किसी को बाहर जाने या किसी से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं थी। 6 मई को एक बार फिर एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मिले। 24 घंटे में मोदी और डोभाल की दूसरी बैठक थी। प्लानिंग के अनुसार ही पाकिस्तान पर हमले की हरी झंडी मिली। इसके बाद एयरफोर्स ने 6-7 मई की आधी रात को हमला किया। 25 मिनट चले ऑपरेशन में 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। इस तरह से बना ऑपरेशन सिंदूर। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा, उन्हें सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए
विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। महमूना जाया कैंप सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया। अब आपको बताऊं कि आपने सुना कैसे भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उसके बारे में आपको बताऊं। ये देख रहे हैं, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है रफाल, जिसके बारे में सवाल उठाए जा रहे थे। रफाल ने अपनी ताकत दिखाई है। देखिए जरा रफाल की ताकत मैं आपको दिखाऊं कि रफाल की जो ताकत है वो बताती है कि दुश्मन को शायद इल्म नहीं था कि रफाल क्या कुछ कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए रफाल फाइटर जेट चुना गया। रफाल भारतीय वायुसेना का बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान है और इसने पाक सीमा में घुसे बिना ऑपरेशन को अंजाम दे दिया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को साफ कर दिया। एलओसी पर 4 रफाल की गश्त देखे जाने का दावा किया गया। रफाल दुनिया के बेहद खतरनाक लड़ाकू विमानों से एक है। इसी से आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। लड़ाकू विमान सुपर सोनिक स्पीड से उड़ सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में अलग अलग एयरबेस पर इसकी तैनाती की गई है। चपेट, अगर ये इसको देखें, चपटे आकार की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आता है। जिस तरह से इसकी बनावट है, इसका डिजाइन है, 560 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकता है। लंबी रेंज के बावजूद सटीकता से हमला करने में सक्षम है। यह जमीन के अंदर बने ठिकाने तक राख कर सकता है। यह हवा और जमीन दोनों ही जगह हमला करने में सक्षम है। 50,000 फीट ऊंचाई तक रफाल उड़ान भर सकता है। इसमें दुश्मन पर परमाणु हमला करने की भी ताकत और क्षमता है। समंदर में चल रहे जंगी जहाज को भी यह उड़ा सकता है। रफाल फाइटर जेट 9 टन तक हथियार ले जा सकता है। अटैक के साथ ही निगरानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसे। एक बार ईंधन भरने पर 3700 किलोमीटर यात्रा कर सकता है। यह है इसकी ताकत और खासियत। तो रफाल पर नींबू मिर्ची लगाने और हटाने की बात कांग्रेस के अध्यक्ष ने की थी। अब रफाल ने काम कर दिया है। अब वही कांग्रेस के अध्यक्ष को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। पूरा देश चाहता था कि भाई जो राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्ची बांधकर राफेल खड़ा कर रखा था, अब आपने कार्रवाई की और सेना पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है, सरकार को पूरा समर्थन कर रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए। कांग्रेस ने पहले ही तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी। इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई। हमारे देश के लिए गर्व का दिन है। जो लोग भारत की क्षमता पर, सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते थे, उनके मुंह पर एक तमाचा है। अब पता नहीं कहां बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब कर दिया, अब क्या करेंगे? वो जो मिर्चा और भेज रहे थे, अब क्या करेंगे? तो कम से कम इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भारत वो भारत नहीं है, ये नेहरू वाला भारत नहीं है। आपको तस्वीर में दिखाऊं उस मिसाइल की जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कौन सी मिसाइल आतंकी ठिकानों पर दागी गई है? पहली मिसाइल आपके सामने स्कैल्प मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया गया आतंकियों को ठोकने के लिए। इसकी खासियत क्या आपको बताऊंगा, अगली तस्वीर देखिए। यह है बॉम्बर मिसाइल, हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। अब ये जो मिसाइल है चलती कैसे हैं, कैसे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करती हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं, ये मिसाइल दागी गई। क्रूज मिसाइल है और क्रूज मिसाइल दुश्मन के टारगेट पर जाती है जहां उसका टारगेट सेट किया गया है। मिसाइल के बारे में मैं आपको बताऊं जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, इनकी खासियत क्या है।
कौन से हथियार, कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की गई है? यह है स्कैल्प और यह है हैमर। स्कैल्प मिसाइल, भारतीय सेना ने रफाल से इस मिसाइल को दागा। हवा से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है ये। स्कैल्प मिसाइल 600 किलोमीटर तक मार कर सकती है, मतलब दुश्मन की सीमा में घुसे बिना इसने तबाही मचाई है। यानी अपनी सीमा में रहकर भी ये 600 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुस सकती है। ऐसे डिजाइन की गई कि रडार की पकड़ में नहीं आती है। दुश्मन को तब पता चलता है जब टारगेट के पास पहुंच जाती है। 8 करोड़ रुपए की यह मिसाइल है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया। यह चलती गाड़ियों, बंकर और छोटे ठिकाने टारगेट कर सकती है। इसका जो वॉर हेड 2 चरणों में टारगेट को नष्ट करता है। आप देखिए आगे का हिस्सा, वॉरहेड का जो पहला हिस्सा है, यह बाहरी ढांचे पर हमला करता है। इसे कंक्रीट या स्टील की दीवार भी फाड़ देता है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी अड्डों पर इसने कहर ढाया है। और दूसरा हिस्सा जो इसका है, यह अंदर के उपकरणों या सिस्टम को तबाह करता है। यानी जमीन के अंदर जो बंकर भी बने होते हैं, यह उन्हें भी ध्वस्त कर देता है। इस क्रूज मिसाइल को फ्रांस, ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। इसे भारत ने रफाल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा था। स्कैल्प मिसाइल ने अब अपनी अचूक ताकत दिखा दी है। अगला है हैमर बम। आतंकी ठिकाने तबाह करने में हैमर बम का भी इस्तेमाल हुआ है। हैमर किट सिस्टम किसी भी लड़ाकू विमान में फिट हो जाती है और यह किसी भी बम को स्मार्ट बम में बदल देती है। इसकी मारक क्षमता 50 से 70 किलोमीटर है। बॉर्डर पार किए बिना इसने भी खूब तबाही मचाई। संभव है पीओके में यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो टारगेट हिट किए गए वो हैमर बम के इस्तेमाल से, क्योंकि ये टैंक, बिल्डिंग और बंकर उड़ा देता है। ये अंधेरे, बारिश और जीपीएस जाम होने पर भी काम करता है। यानी इसे रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल होता है। पाकिस्तान को अब तक इस बम की खबर मिली जब तक, आपको बताऊं 84 लाख रुपए के इस बम ने आतंकी अड्डे तहस नहस कर दिए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र। इंडिया ने पाकिस्तान को न केवल चकमा दे दिया बट बहुत बड़ा एक उनकी जो रडार शील्ड है, एयर डिफेंस शील्ड है, उसको भी भेद दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस सब के पीछे मेरा अपना अनुमान है कि जो स्कैल्प मिसाइल है वो पूरा क्रेडिट लेती है, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल के ऊपर एक स्टेल्थ कोटिंग है और उस स्टेल्थ कोटिंग की वजह से वो रडार के सिग्नेचर्स नहीं देती है। और साथ ही साथ इसकी जो एबिलिटी है लो फ्लाइंग की, वो अपने आप में फिनोमिनल डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है, स्ट्रेंथ और लो फ्लाइंग। दैट मीन्स रडार में नहीं आएगी, और जब रडार में नहीं आएगी तो एयर डिफेंस जो गन है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। सो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें, पहला डिसेप्शन हमने किया कि आज हमारी मॉक ड्रिल है, और उससे भी बड़ा कि हमने एक ऐसा वेपन सिस्टम चूज किया जो अपने आप में कारगर सिद्ध हुआ कि अटैक को डिस्कवर नहीं होने दिया। क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो कहने के लिए तो ये था कि चिड़िया भी पर नहीं मार पाएगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़ चढ़कर है। मुझे लगता है कि आज का पूरा क्रेडिट हम स्कैल्प मिसाइल को जरूर दे सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान पर भारत ने 24 अटैक कर दिए 9 ठिकानों पर। पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो तो फेक न्यूज का आदी है, फेक न्यूज फैलानी शुरू की। पाकिस्तान ने कहा उसने भारत के फाइटर गिरा दिए। तस्वीर देखिए चला रहा, कह रहा भारत के फाइटर गिरा दिए और ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगा। 2 जेट गिरा दिए हैं। झूठी खबर चला रहा था पाकिस्तान और अपनी आवाम को झूठ बता रहा था कि भारत के फाइटर गिरा दिए। अब ये जो तस्वीर चला रहा है वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर, ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान ये दोनों तस्वीर चला रहा था। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मोगा में 21 मई 2021 को जो मिग विमान क्रैश हुआ था, मिग 21, उसकी तस्वीर पाकिस्तान चला रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए 2 सितंबर 2024 को बाड़मेर में जो भारत का विमान क्रैश हुआ था उसकी तस्वीर चला रहा था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इन तस्वीरों को चलाकर दावा कर रहे थे कि हमने झंडे गाड़ दिए, हमने भारत के फाइटर गिरा दिए। सोचिए, हमारी पुरानी तस्वीरें लेकर और अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहा था। तो खैर, पाकिस्तान का स्टाइल है ये करना, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना और सरकार करेगी क्या? क्योंकि बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, टैंक जा रहे हैं, मिलिट्री ट्रक्स जा रहे हैं, पता नहीं क्या कौन से जहाज लगा दिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए हमला हो गया तो शाहबाज की बॉडी लैंग्वेज और शक्ल से आपको पता चल रहा है हालात क्या है। अब पाकिस्तान, सवाल यह है कि क्या कर सकता है। पाकिस्तान के बस में है कुछ करना, क्योंकि उनको अपनी आवाम को संतुष्ट करना है।
वहां जो आक्रोश होगा उसे कैसे संतुष्ट करे, तो क्या कर सकता है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया है और पूरा मुल्क सेना और सरकार पर अब सवाल खड़े कर रहा है। उस पर भारत की कार्रवाई का जवाब देने का दबाव है, इसलिए पाकिस्तान भारत पर हमले की कोशिश कर सकता है। पाक पीएम शाहबाज कह रहे हैं हमें कार्रवाई का पूरा हक है, मतलब हवाई हमला कर सकते हैं, मिसाइल दाग सकते हैं। हालांकि भारत के पास अब काफी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी भारत पाकिस्तान का हर हमला नाकाम कर सकता है। भारत पर मिसाइल या हवाई हमले का मतलब है जंग छिड़ना, लेकिन सैन्य क्षमता के मामले में वो भारत से कहीं पीछे है। सीधे जंग हुई तो पाकिस्तान 7 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसे वर्ल्ड बैंक और IMF से $1 अरब की मदद मिलने वाली। अगर पाक जंग में उतरा तो यह मदद रुक जाएगी, इसलिए हमला करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। परमाणु प्रहार, पाकिस्तान ने पहले भी परमाणु हमले की धमकी दी है। क्या भारत के एक्शन के जवाब में वो परमाणु बम दागेगा? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कह रहे थे उन पर जंग थोपी गई। अब हम अपने तरीके से भारत को इसका जवाब देंगे। क्या पाकिस्तान के बयान का मतलब परमाणु हमला है? वैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकाने टारगेट किए। भारत ने पाक के नागरिक या सैन्य अड्डों को निशाना नहीं बनाया, इसलिए पाकिस्तान का सीधे परमाणु हमला करना बहुत मुश्किल है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बड़े देश भारत के साथ हैं, इसलिए अमेरिका जैसे देश पाक के परमाणु बम को ब्लॉक कर सकते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तानी सेना LOC के पास हमले कर सकती है, वो बॉर्डर पर फायरिंग और मोर्टार हमले तेज कर सकती है। ये एक तरह से पाकिस्तान के दिखावे की हरकत होगी। वो आवाम को दिखाएगी कि भारत को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, लेकिन असल में बॉर्डर के अलावा और कहीं टारगेट नहीं होगा। पाक के इस तरह के एक्शन की ज्यादा संभावना है और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। एक और बात जो पाकिस्तान कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी जा सकता है। सुरक्षा परिषद में उसे चीन का भी साथ मिल सकता है। वो भारत पर हम पहले हमले का आरोप लगाएगा और UN में भारत विरोधी प्रस्ताव की गुहार लगाएगा। हालांकि UN में पाक के ज्यादातर हथकंडे नाकाम हुए हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि UN में उसकी दाल गलने वाली है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शहबाज शरीफ इस हमले के बाद, और ख्वाजा आसिफ जो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया, और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया। अफवाज को जो है गिरफ्तार लिया गया है कि वो जो भी अगर कोई हरकत होती है और जो रात को जो कुछ हुआ है उसका जो रिस्पॉन्स जो है वो तरतीब जो है वो पाकिस्तान की अफवाज करेंगे। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। रात को भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। सकता है वो फिर कोई ऐसी बात करे जो रात को जो सब कुछ गवा बैठा है, उसको रिकवर करने के लिए वो कोई फिर कोई ऐसी हरकत करे। हमने तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को जो है टारगेट किया, उनके जहाजों को टारगेट किया। और सोचिए, भारत ने छिपाया नहीं कि हमने हमला किया है या नहीं किया है। भारत ने दुनिया के देशों को फोन लगाकर बताया कि हमला हम ही ने किया है। देखिए जरा, दुनिया के देशों को भारत ने बताकर यह जताया भी कि आतंक के खिलाफ भारत का 0 टॉलरेंस। पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। यह हमला पाक ISI के शय पर छिपकर अंजाम दिया गया, लेकिन भारत ने इसी हमले का बदला पाक में घुसकर लिया है और अब भारत दुनिया को हमले की जानकारी दे रहा है। NSA अजीत डोभाल ने कई देशों को NSA और विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी, UAE को फोन लगाया। इसके अलावा रूस, चीन, फ्रांस, जापान से संपर्क किया। सभी देशों को NSA ने भारतीय हमले के बारे में बताया। दुनिया को अटैक की जानकारी देना भारत का खास मकसद है। भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना चाहता है। पहलगाम हमले में साफ तौर पर पाक के शामिल होने के सबूत मिले। इन सबूतों को भारत ने विदेशी राजनयिकों के साथ साझा किया।
अब भारत ने पाक में आतंकी ठिकानों पर अटैक की जानकारी दी। इससे साफ होगा कि भारत ने स्ट्राइक आतंकी ठिकानों पर की और वैश्विक समुदाय पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो सकता है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय सियासतदान। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। जिस प्रिसीशन के साथ ये हमले किए गए, टारगेट को सही तरीके से हिट किया गया, कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, आतंकवादियों को मारा गया है। करते समय पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भारत के साथ खड़ी है। जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जो आतंकवादी ट्रेनिंग के अड्डे हैं उसको तहस नहस करने का काम किया है और आतंकवाद को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। पाकिस्तानी आतंकवाद तो पाकिस्तान को जवाब मिल गया है जिसका शायद उससे अंदाजा नहीं था और प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो कल्पना से परे हो और वैसा ही हुआ। बहरहाल, और अब बात आज के सूत्र की। दुष्टों और अपराधियों के साथ सज्जनता की नीति ठीक नहीं है। जिंदगी का ये अहम सूत्र महाभारत में दिया गया। महाभारत में कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता, मतलब जो लोग धर्म, नैतिकता और सत्य का पालन करते हैं, धर्म खुद उनकी रक्षा करता है। यहां धर्म का मतलब मानवता की सेवा, सत्य और समाज का हित है। लेकिन जो अधर्म, पाप या अपराध करते हैं, संसार उसका नाश कर देता है। महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध इसका सटीक उदाहरण है। कौरवों के पास विशाल सेना थी, उस समय के सारे अस्त्र शस्त्र थे। सैन्य क्षमता के मामले में पांडव कौरवों से कहीं पीछे थे, लेकिन धर्म और सत्य पांडवों के साथ था। इसलिए भगवान कृष्ण भी बिना हथियार के पांडवों के साथ रहे। 18 दिन तक महाभारत का भीषण युद्ध चला, जिसमें दुर्योधन, कर्ण समेत विशाल कौरव सेना मारी गई, जबकि संख्या और शस्त्र बल में कम होते हुए भी पांडव जीत गए। भगवान कृष्ण ने गीता में एक अहम सूत्र दिया, दुष्ट या अपराधी को दंड देने से पाप नहीं लगता है, समाज या देश को नुकसान पहुंचाने वालों का वध भी उचित है। तो जहां से जो अच्छी चीज मिले उसे हासिल करना चाहिए और ये पाकिस्तान के लिहाज से भी सटीक बैठता है। बहरहाल, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला